अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बच्चों में कई तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं, जिनमें बिहेवियरल, इमोशनल और लर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकते हैं। कराची में नाज़रीन एक वाक़या सामने आया है जिसमें बच्चे के सामने उसके वालिद को फ़ीस स्कूल की ना पे करने की वजह से कमरे में ले जाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद जो है एक होलनाक सा सीन जो था वो बच्चे के लिए क्रिएट हो गया। आज हम प्रोग्राम में उसी हवाले से बात करेंगे कि बच्चे के जहन पर क्या तासुरात आए होंगे, पेरेंट्स का और टीचर का जो आपस में रिलेशनशिप है वो बच्चे के लिए कितना अहम होता है, और ऐसी जो सूरत हाल है जो दिन ब दिन जो है वो देखने को आती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सोबिया खतीब हैं, और दूसरी जानिब डॉक्टर नैयर हैं जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमें अपना वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर सोबिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, उसका क्या रोल है बच्चों की ज़िंदगी में एजुकेशन के हवाले से, और इसके क्या तासुरात हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चैनल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए और एजुकेटिव प्रोग्राम बेस्ड ये पूरा कंपाइल करने का बहुत बहुत ज़्यादा वेरी कंग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके हवाले से हर फर्द का जानना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन के साथ अगर चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के हवाले से अगर लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को सिखाने, जो हम हमेशा भी पाकिस्तान के अंदर अगर देखे जाएं तो हॉट इश्यूज जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, बच्चों के मसाइल, बड़ों के मसाइल, और स्पेशली जो टोटली एक पेंडेमिक के अंदर हमने हाईलाइटेड एरियाज देखे वो एजुकेशन और पढ़ाई के हवाले से ना, दोनों चीज़ें, मतलब हम हमेशा कहते हैं पढ़ाई और हेल्थ के इश्यूज, तो हेल्थ में इशू जो मेंटल हेल्थ का इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सुकून की मानित है एजुकेशन के अंदर नफ्सियात के मसाइल को देखना, मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर नैयर, मैं अब अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी, ये बताएगा कि अभी कराची में एक वाक़या पेश आया है जिसमें बच्चे के सामने उसके वालिद के साथ तशद्दुद किया गया है, और इस हवाले से बताएगा कि बच्चों के अंदर जो तासुरात पैदा होते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है, ये क्यों पैदा होती है, इसको ओवरकम करने के लिए टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए सर? देखिए, मैं चूंकि माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, लिहाजा आपके सवाल का जो टीचर्स का रोल सर पहला हिस्सा है वो पहला हिस्सा जो है वो तो डॉक्टर सोबिया ही बताएंगी। जी ठीक। मैं दूसरा हिस्सा मैं ये बता सकता हूँ कि उस्ताद का किरदार क्या होना चाहिए। उस्ताद जहन तसाजी कर रहा होता है स्कूलों के अंदर, और उस्ताद उन जहनों को आमादा कर रहा होता है लर्निंग की तरफ, और लेकिन साथ साथ उसे ये देखना पड़ता है कि बच्चे की जहनी सलाहियत किस तरफ ज्यादा है और किस चीज जहन की कौन सी सलाहियत को उसे उभारना है। ये करने के लिए उस्ताद को नफ्सियात सिखाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ जो टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं उनमें नफ्सियात का कंपोनेंट बहुत ही छोटा है। 300-350 क्रेडिट आवर्स, 380 क्रेडिट आवर्स होते हैं बैचलर्स डिग्री, 4 साल की बैचलर्स डिग्री के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग के तमाम कोर्सेज के। उनमें से सिर्फ 3 क्रेडिट होते हैं नफ्सियात के, जो एक दफ़ा कभी पढ़ने पड़ते हैं। वो इतने कम हैं कि टीचर्स उनमें से अक्सर इसकी तरफ तवज्जो देते ही नहीं हैं। अब टीचर जब ये तमाम पढ़ते नहीं है तो जब वो तालिब इल्मों के साथ उनके साथ जब वो सलूक करते हैं, जब उनके साथ सामना करना पड़ता है उनका, तो फिर वो बुनियादी तौर पे काफ़ी अपने उनकी एक ये समझ लीजिए कि वो जो कुछ जिन हालात से वो गुजरे हैं उसका साया उस पर पड़ता है, जिसके अंदर वो कभी उनमें से बहुत दुरुस्त हो जाते हैं, बहुत से इंटॉलरेंट हो जाते हैं, बहुत से इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत से बड़े मेहरबान भी होते हैं, और हमारे तालिब इल्मों के जहनों के ऊपर उन तमाम चीज़ों के बड़े असरात पड़ते हैं। मैं समझता ये हूँ कि इस बात की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है कि टीचर की ट्रेनिंग जब हो रही हो तो जहाँ और बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ नफ्सियात के ऊपर इतना जोर होना चाहिए, ख़ास तौर पे वो टीचर के जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में काम करते हैं और जो प्राइमरी स्कूलों में काम करते हैं, वहाँ पे उन्हें ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों के जहनों पे बड़े मुस्बत असरात पड़े स्कूल की तालीम के।
जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नैयर आपने कि साइकोथेरेपी के साथ बिहेवियरल जो थेरेपीज़ हैं वो भी साथ साथ चलनी चाहिए बच्चों की। अच्छा डॉक्टर सोफिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बताएं कि अभी बच्चों में एक एंजाइटी डिसऑर्डर भी हम देख रहे हैं जिसको ADHD के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये स्कूल के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है और ये क्यों बच्चों प्लीज़? देखिए, नफ्सियात के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और हम बायोसाइको सोशल मॉडल पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी न्यूरोलॉजी या बायोलॉजी में डिस्टर्बेंस होगी है तो कुछ जैसे अभी ADHD का आप बता रही हैं, ये डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाता है, जिसमें हम अक्सर औकात सुनते हैं कि ये ऑटिज्म हो गया बच्चे को या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, बिल्कुल बाइपोलर, हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें, ये सारी जो टर्म्स अब पाकिस्तान के अंदर हाईलाइटेड लफ्जों पे तो आ चुके हैं, लेकिन बैकग्राउंड और इसको जानना और समझना अभी बहुत ज़्यादा हम इसमें पीछे हैं। हम इसकी अफादियत को भी नहीं समझते और इसकी इंपॉर्टेंस को, जैसे सर ने भी बताया कि 3 क्रेडिट आवर अगर आप टीचर को देते हैं, हत्या कि टीचर ने उसी की साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको ट्रीट भी करना है, क्योंकि आपके पूरे आवर्स के अंदर, और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसे एजुकेट भी करना है। अगर टीचर की अपनी नफ्सियात डिस्टर्ब है और वो प्रॉपरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चे के अंदर इंड्यूस्ड क्या करेगा। रही बात कि बच्चों के अंदर किस किस तरह के मसाइल होते हैं जो कि हम कहते हैं नफ्सियाती तौर पर सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की कि ये ADHD है, ऑटिज़म है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं और एंजाइटी आजकल बच्चों के अंदर। ADHD के हवाले से अगर 5-10 सिम्टम्स हम बता दें, टेंटेटिव बहुत एजिटेटिव बिहेवियर होता है जिसमें बच्चा बहुत तंग करता है, कंट्रोलेबल नहीं होता, एग्रेसिव होता है, या तो विड्रॉल ऐसे लॉन्ड्री रहना शुरू कर देता है, या डिस्ट्रक्टिव होता है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, बात नहीं। ये अगर सिम्टम किसी सिंपल वालदेन जो हमें सुन रहे हैं और जितनी कम्युनिटी के लोग सुन रहे हैं, अगर बच्चे के अंदर एक रेगुलर रोजमर्रा के जो बच्चे को बिहेवियर से हट के कोई चीज है, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रिस्क, यू नीड टू। हमारी लाइन सबसे ज्यादा ये होती है, बच्चा है बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट एक्चुअल दिस स्टेटमेंट जो कि आपको घर में और अपने लेवल पे इस्तेमाल करके बच्चे को कवर अप करना चाहिए। ये जो डिसऑर्डर है ये जाके फिर आपको अडल्टहुड में नजर आता है और इतना नजर आता है कि कम्युनिटी की डिस्ट्रक्टिव लेवल पर आ जाता है। तो बच्चों के मसाइल जानने के लिए माँ बाप को, टीचर्स को, दोनों को कड़ी नजर रखनी होती है कि कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कहाँ पे रोजमर्रा के मामलात से हट के कोई चीज है। बच्चा एजिटेटिव है तो हम कहते हैं कि माँ बाप भी तो इसके ऐसे करते थे, अबा दादा से सीखा है, इस तरह की लाइन जो हम इंड्यूस्ड कर देते हैं, जिसकी बेच के फैमिली मेंबर्स के साथ लिंक अप कर देते हैं। बिल्कुल, इवन फैमिली टीचर्स का भी ये होता है कि माइट भी ये एक नॉर्मल है बच्चों में। अक्सर औकात हमारे टीचर्स यही जानते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन और साइकोलॉजी है तो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगी। हमारे टीचर्स का ये होता है कि बड़े होके ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव को प्रॉपर्ली समझने जानने की। कुछ लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत लैकिंग में, जो ज्यादा तबका है हमारा। तो उस बेस पे क्या होता है कि वो निशानदेही भी प्रॉपर नहीं करते, वो उस चीज़ को उसी वक्त डील करने का नहीं कहते, तो वो छोटा सा मसला एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बना के उस पर्सन के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। सही। डिप्रेशन अभी बच्चों के अंदर हम देखेंगे 14 साल से नीचे लोग पहले डायग्नोज नहीं होता था, लेकिन अब जो जैसे बाइबल ऑफ साइकोलॉजी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन रेट हाई हो चुका है। यू नीड टू फाइंड इट आउट द रिस्क बैकग्राउंड। और पढ़ाई के साथ लिंक जो है सबसे ज्यादा एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। उसमें जैसे आप फरमा रही हैं कि क्या असल क्रक्स है जिनको हमारे कम्युनिटी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो बच्चों के अंदर जब चिड़चिड़ापन देखें तो बहुत ज्यादा, अगर चिड़चिड़ापन, खाना पीना ना प्रॉपरली खाना, ताल्लुकात में डिफिकल्टी बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है। जैसे हम हो गए अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल, इवन माँ बाप के साथ जो उनका वो है ना, इवन टीचर के साथ भी वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन हम बर्दाश्त की वो जो ट्यूब है बच्चे के अंदर इंड्यूस नहीं कर रहे, जिसकी बेस पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब जितने भी मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उसमें सबसे ज्यादा बच्चा, पेरेंट्स तो इतने परेशान होते हैं कि अगर किसी ने साइकोलॉजिस्ट के पास उसे भेज दिया, पहला तो ट्रॉमा उनके लिए ये होता है कि मेरे बच्चे को ये कह दिया गया कि किसी साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। इवन स्कूल से अगर कोई असेसमेंट आ गई, बहुत से स्कूल, सर सही फरमा रहे हैं, जो स्कूल जिनमें मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी, तो वो स्क्रीनिंग करते हैं बच्चे की। अगर कुछ स्कूल्स में जनरल लेवल पे ये स्क्रीनिंग कर ली जाए
पर्सनालिटी असेसमेंट, मेंटल हेल्थ असेसमेंट स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट लगते हैं एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर वो असेसमेंट हो जाती है जिसकी बेस पे आप पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं, स्कूल सिस्टम को भी प्रॉपरली उस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसकी बेस पे प्रोग्रेस तो स्कूल की भी होगी ना, एक कम्युनिटी की होगी। तो अगर सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो अगर आप स्क्रीनिंग असेसमेंट स्कूल सिस्टम के अंदर नफ्सियाती मसाइल के हवाले से स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो बहुत सी मसाइल की निशानदेही भी हो सकती है और हल भी हो सकता है। जी सही कहा। अच्छा डॉक्टर ने ये सब इन्होंने जैसे कहा कि बच्चों के साथ साथ जो है टीचर्स की जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं आपसे कह रही थी कि जैसे डॉक्टर सोबिया ने बताया कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स की जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान इन 3 एलिमेंट्स की, यानी कि इनके दरमियान इनके जो रिलेशनशिप है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इन चीज़ों का क्या रोल हो सकता है बच्चे के लिए अगर ये 3 एलिमेंट्स जो हैं टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान मौजूद होंगे? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। बात जो है वो ये है कि टीचर हमारे यहाँ नॉर्मली वो लोग टीचिंग प्रोफेशन इख्तियार करते हैं जो और अच्छा प्रोफेशन इख्तियार करने में नाकाम हो चुके होते हैं। उनके जहनों के ऊपर एक बोझ होता है अपनी नाकामी का, जी, और वो इसमें जितना कुछ आगे बेहतर तरीके से इसमें वक्त गुजार सकते हैं, गुजारना चाहते हैं, जब वो क्लासरूम में पहुंचते हैं उनके सामने 20-30 बच्चे बैठे होते हैं, हर एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड के, मुख्तलिफ वालिदैन के रवैयों से होकर उनके सामने आया है। हर एक की नीड मुख्तलिफ, नफ्सियाती नीड ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ है। अब अगर टीचर जो है वो उन सबको, ये उसके पास वक्त नहीं है ना उसकी ट्रेनिंग है कि वो उनमें से हर एक की नीड जो है वो पूरी कर सके। वो हर एक को एक ही लाठी से हाँकना चाहता है, और उसके नजदीक जो है वो सबसे अच्छा तरीका जो है, जो आपको मैं सही बता रहा हूँ कि जो टीचर समझते हैं सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि बच्चे को खामोश करके बिठा दें। अगर बच्चों को खामोश करके वो बिठा देते हैं तो उसको अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं, अपनी नाकामी नहीं समझते। हम जैसे लोग, डॉक्टर सोबिया जैसे लोग जो है वो कहेंगे कि ये तो उनकी नाकामी है कि उन्होंने बच्चों को, छोटे बच्चों को खामोश करके बिठा दिया। खामोशी जो है वो तो उनके जहनों के लिए गलत चीज है। उनका अपना एक्सप्रेशन सामने आना चाहिए। उनके एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए, अपने साथियों के साथ मिलाने के लिए, टीचर्स के साथ मिलाने के लिए जो तौर तरीके हैं वो उन्हें सीखने चाहिए, उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। ये नहीं होता। और बहुत सी जगहों के ऊपर फिर ये होता है, जो अब इस वक्त तो जरा कम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, वरना ये होता है कि फिर वो उनके ऊपर उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको सजाएं देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सजाएं देते हैं। बात सजाएं जो है जिस्मानी है, बात सजाएं ज़हनी है। ज़हनी सजाएं ये कि उनको एक तरीके से सबके सामने जलील करना, उनको एक कोने में खड़ा कर देना, उनको सिंगल आउट करना वगैरह, इस किस्म की चीज़ें बहुत सी हैं जो टीचर्स समझते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को वो सुधार रहे हैं क्योंकि हम उनको डिसिप्लिन कर रहे हैं वो। लेकिन डिसिप्लिन करना जो है वो एक जहर है क्रिएटिविटी के लिए, और डिसिप्लिन करने के तरीके जो अच्छे हो सकते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए कि बच्चे की तमाम नफ्सियात जो खराब होनी शुरू होती है वो उस जगह पे खराब होनी शुरू होती है जहाँ पे वो आता है, दूसरे 20-25 बच्चों के साथ मिलकर बैठता है और टीचर के सख्त रवैयों को बर्दाश्त करता है। मैं समझता ये हूँ कि ये उनके लिए एक अजाब बन जाता है, और इस अजाब से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। टीचर की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जहाँ वो एक बच्चों का माहिर नफ्सियात बन जाए और जाने, किसी बच्चे के किसी रवैये से वो जान ले कि इस बच्चे को किस नफ्सियाती रवैये की जरूरत है ताकि वो बच्चा जो है वो आराम से बैठ के तमाम पढ़ सके। ये चीजें जो हैं वो जरा डॉक्टर सोबिया से मैं कहूँगा कि इनके ऊपर जरा थोड़ी सी और रोशनी डालें। जी प्लीज मैम। बिल्कुल डॉक्टर नैयर साहब, थैंक यू सो मच। आप इस चीज़ को बड़ा, क्योंकि टीचिंग लेवल पे आप जैसे लोग अगर मेंटल हेल्थ की अफादियत को समझते हैं और इसकी आगाही पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे माशरे में खुदा ताला करे कि जल्द ही कुछ बेहतरी आ जाए। जिस तरह से आपने फरमाया कि बच्चे जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम हमारे यहाँ सेट हुआ है और उस पर किस तरह से
टीचर्स को और टीचर्स के लिए देखें सबसे बड़ा डिफिकल्टी है कि आप 15,000 में उसे कह रहे हो कि 46 बच्चे पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद आप उसे कह रहे हो कि तुमने इस पे मार्क्स भी और तरबियत भी करनी है, और पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चे को सिखाया क्यों नहीं। तो मतलब एज अ होल हमें चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। एज अ होल कैसे डेवलप हो सकता है? टीचिंग स्कूल लेवल पे, अगर स्कूल छोटे सिस्टम पे मैं बात पहले करूँगी, छोटे सिस्टम पे स्पेशली हम जो अपने लेवल पे कर रहे हैं, हमारी फाउंडेशन भी हम ट्राई करते हैं कि उसको उस पर हम लोग ट्रेनिंग्स जाके करवाते हैं, जो आउटरीच ट्रेनिंग है। जी बिल्कुल, डी स्ट्रेस हम जिसको कहते हैं, डी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, टीचर्स की ट्रेनिंग, जैसे हॉस्पिटल लेवल पे भी हम हॉस्पिटल के स्टाफ को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, तो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पैरेलल ट्रेनिंग्स को इस्टेब्लिश कर लें। बहुत सी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपनी सर्विसेज को ऑफर करती हैं कि हमारे से कुछ आप अच्छा सीख लें जो कि बच्चों के अंदर इंड्यूस्ड कर सकें। मिल के काम करने वाली जो काविश है ना, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। टीचर्स, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे हम ज़्यादातर कहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, डेफिनेटली गवर्नमेंट का रोल है स्पेसिफिकली, लेकिन एज एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन बेस पे चीज़ों को हमें थोड़ा सा हाईलाइट, और डॉक्टर नैयर से मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने लेवल पे जो चीजें हैं ना वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट आपने आज ये मैसेज इस चैनल के थ्रू की है, अब ये हजारों लोगों तक पहुंचेगा कि टीचर्स की मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। जी, बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे लेवल पे लेके आना है, तरबियत के साथ एजुकेशन भी देनी है, लेकिन मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट रखना है। पहले खुद जानना है, फिर दूसरों को जानने का उसका मौका देना है। जी, पहली स्ट्रेटजी तो ये है। सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि टीचर अपनी मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिस ज़रूर करे। अगर कहीं से फैसिलिटेशन नहीं आ रही तो वो असेसमेंट, आज तक हम लोगों ने 500 टीचर्स की स्क्रीनिंग की, करने के बाद पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि आपने कभी अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से खुद के बारे में जानना शुरू किया? दे डोंट नो, बिकॉज दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इट। तो इस तरह की स्क्रीनिंग सिखाया ही नहीं जाता है कि आपने अपने ऊपर भी काम करना है। हाँ, अपनी हमेशा ये होता है कि माँ बाप सारी वो जो अपनी जिस तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने नहीं, जैसे सर ने बात की, नाकामियां जो हो चुकी होती हैं उनको कामयाबियों की सूरत में बच्चों पे डाल रहे होते हैं कि तुमने करना ही करना है इस स्टेज तक। इसी तरह से टीचर के भी ना इनडायरेक्टली, अब उसे पता नहीं होता, वो प्यार मोहब्बत जो भी वो रवैया अपना रहा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन प्रोजेक्शन वो करता है अपनी फ्रस्ट्रेशन की, प्रोजेक्शन वो करता है अपनी अनसक्सेसफुल डायरीज जो उसकी लाइफ की हुई होती हैं। तो जिसकी बेस पे बच्चा वो ट्रिगर वो अडॉप्ट करता है, वो सिस्टम के अंदर उसी तरह से स्ट्रीमलाइन होता है और माशा इसी तरह से एक साइकिल में घूमता चला जाता है। तो नफ्सियाती सेहत के हवाले से अगर पिन पॉइंट करें तो सबसे पहले ये है कि मिलके करने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ की आगाही के साथ साथ हर लेवल पे लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर नैयर साहब, मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे रूरल एरिया से आते हैं पढ़ने के लिए, जैसे फेडरल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या वैसे जो हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, स्कॉलरशिप उनको मिल जाती है, लेकिन उनको एक सिनेरियो जो है वो फेस करना पड़ता है। वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसे अपग्रेडेड घरों से भी आते हैं, तो वहाँ पर बच्चे बिहेवियरल जो है जी बिल्कुल, उनको बुलिंग भी उनकी की जाती है या उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो टीचर्स का क्या किरदार होना चाहिए उनकी ग्रूमिंग के लिए, ये जरा बताइएगा प्लीज। हम ये जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाया है वो फेडरल यूनिवर्सिटी है, तो तमाम सूबों की नुमाइंदगी उसमें होती है, स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं और मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ मेयार होते हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँच के वो फिर ज़हनी तौर पे परेशानी उनको होने लगती है, क्योंकि वो कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं और उसमें वो उस परेशानी से दो चार होते हैं। लेकिन फिर भी ये तमाम लोग जो हैं वो 18 साल 29 साल की उम्र के आते हैं जब दाखिल होते हैं, तो और 18-20 साल की उम्र तक उनको अपने आप को संभालना भी आता है। वो संभालते हैं अपने दोस्तों के जरिए से, वो संभालते हैं टीचर्स के साथ गुफ्तगू करके भी, टीचर्स के सामने अपने आप को खोल के भी, बता के कि उनके मसाइल क्या हैं, और उसके बाद वो जो है वो खुद अपने तौर पे इतने होशमंद हो चुके होते हैं कि वो जी मैं ये जानना चाहूँगी कि सारे बच्चे तो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट बैरियर्स आ जाते हैं, लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो ऐसे बच्चे जो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, क्लास में टीचर से बात नहीं कर पाते, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, अपने प्रोजेक्ट्स में प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते, वहाँ पर टीचर्स का क्या किरदार होना चाहिए उनकी ग्रूमिंग को लेकर? देखिए, टीचर्स जो हैं जहाँ जिस इन्वायरमेंट में मैंने पढ़ाया है वहाँ अक्सर टीचर बहुत फ्रेंडली होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनकी वो ये बच्चे बड़े होते हैं, ये बच्चे तो नहीं कहते इनको, हम जब कोई हमारे सामने हमारे स्टूडेंट्स के बच्चे कहता है तो हमें गुस्सा आ जाता है
کہ یہ بچے نہیں ہیں، یہ تو لڑکے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں یہ، اور یہ بلوغت میں پہنچ چکے ہیں. اب اس میں ان کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں وہ دوستانہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں ہمارے. اور جب ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو دبا نہیں سکتے اور دبانا چاہیے بھی نہیں، لیکن جو ہمارا دوستانہ رویہ اس کی وجہ سے یہ اس حد تک تو ہوتے ہیں کہ جب انہیں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ آ کے ہم سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ اپنے علاج، اپنی مشکلات کا مداوع کرنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پیسو ریسیورز آف دی انوائرمنٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایکٹیولی اس چیز کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹیچر جو ہے ان سے سیکھ کر، سمجھ کر کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسے معیار سے آیا ہے جو بہت کمتر ہے اور یہاں کے ایک دم معیار اونچا ہو گیا اور ٹیچر کو معلوم ہوا کہ یہ تو ذرا پریشان ہو گیا ہے اسٹوڈنٹ، تو پھر وہ کسی سینئر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ ذرا 1 منٹ 2 منٹ کے واسطے اس کو 10 منٹ 15 منٹ دے کر اس کی مشکلات کو سمجھنے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. یا ہم اس سے کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم تمہاری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں. اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے تو ویسے ہی ان کو بہت ایک دم ان کے سامنے دروازے کھول دیتا ہے بہت سی چیزوں کے. تو یہ جو رویے ہیں اس وجہ سے آسانی ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو وہ اس حد تک یہاں تک پہنچے ہیں تو اپنی کوششوں سے ہی پہنچے ہیں اور ان کو مزید کوشش کرنا بھی آتی ہے. اس واسطے وہاں کے اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ کاؤنسلنگ کا سیکشن ضرور ہونا چاہیے. کاؤنسل جو ہیں وہ بیٹھے ہوں، ہمارے پاس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں کاؤنسل، وہ بیٹھتے ہیں اور جب کاؤنسل جو ہے وہ ان کو ٹھیک سے کاؤنسلنگ نہیں کر پاتا تو وہ عام طور پہ نفسیات کے کسی بندے کو بلا کر ان سے بات کرواتے ہیں وغیرہ. یہ ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں. بالکل جی. پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے کو آیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صوبیہ خطیب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں اور ڈاکٹر نیئر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، پروگرام کے اختتام میں آپ کو بتانا چاہوں جو ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا اس کا ہم نے آؤٹ پٹ کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے. ناظرین، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی سائیکو تھیراپی کے ساتھ بیہیویئرل تھیراپی جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، جس میں ٹیچرز اور جو پیرنٹس ہیں ان کا رول بہت زیادہ اہم ہے. ٹیچرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ صرف بچوں کی اگر ہم سائیکولوجیکل پرابلم سے بات کرتے ہیں تو ان کو سالو اور سارٹ آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پیرنٹس اور ٹیچر کی جو ہیلتھ ٹریننگ جو سروسز ہوتی ہیں یہ ان کو لینی چاہیے. ان کو پتہ ہو کہ اس ٹائم جو ہے وہ اسٹریس میں تو نہیں ہے، جب وہ کلاس میں ٹیچر اگر بچوں کو ڈیل کر رہا ہے وہ آلریڈی کس جو ہے انزائٹی ایشو میں تو نہیں ہے، ڈپریشن میں تو نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ ان کی گرومنگ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.